आज के टाइम में ना दुनिया में ताकत की लड़ाई अब सिर्फ सोना, टेक्नोलॉजी और हथियार तक तो सीमित नहीं रह गई है। लड़ाई इन चीजों की भी है, लेकिन इन तक सीमित नहीं रह गई है। बल्कि आज के समय में किसी देश की असली ताकत उसकी इकॉनमी और फाइनेंशियल सिस्टम से भी तय होती है। और इसी बीच चीन से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर यह है कि दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े बैंकों में से 7 बैंक चीन के हैं। यानी बैंकिंग सेक्टर में चीन ने इतनी बड़ी छलांग लगा ली है कि उसने अमेरिका जैसे फाइनेंशियल सुपर पावर को भी कड़ी चुनौती देना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन के बैंक इतने बड़े कैसे बन गए, और क्या वाकई चीन ने अमेरिका को बैंकिंग के मामले में पीछे छोड़ दिया है, और भारत के लिए इस पूरे मुद्दे में क्या खास है, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। खैर, ताकि आप एंड तक देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जब हम किसी बैंक को दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। यहां सबसे बड़ा बैंक होने का मतलब ये नहीं है कि वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। बैंक की ताकत को मापने के लिए कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे उसके पास कितनी एसेट है, उसकी कैपिटल स्ट्रेंथ कितनी है और उसकी बैलेंस शीट कितनी बड़ी है। अगर चीन की हम बात करें इस मामले में, तो चीन की बैंकिंग सिस्टम के कुल असेट लगभग 54 यानी 54.8 ट्रिलियन डॉलर हैं, जिसमें आईसीबीसी 7.5 ट्रिलियन डॉलर असेट के साथ टॉप पर है। ये उनका एक बैंक है, फुल फॉर्म मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप अमेरिका की बात करें तो उनके बैंकिंग के पास करीब 25 ट्रिलियन डॉलर के असेट्स हैं। अब देख लें कितना अंतर है इसमें, लगभग आधे का। इसी आधार पर चीन के कई बैंक दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की सूची में शामिल हैं। इनमें इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, जिसका मैं अभी शुरू में जिक्र कर रहा था, आईसीबीसी, ये वही है। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक दूसरे नंबर पर है। एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना, ये सारे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। अब सवाल आता है कि आखिर चीन ने अपने बैंकों को इतना बड़ा कैसे बना दिया, जबकि पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। इसका जवाब है चीन के इकोनॉमिक मॉडल में छिपा हुआ है। चीन ने पिछले 30 से 40 साल में अपने बैंकिंग सिस्टम को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। चीन के ज्यादातर बड़े बैंक सरकार के नियंत्रण में हैं, उनके कंट्रोल से चलते हैं। जब सरकार को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू करने होते हैं, जैसे कोई हाई स्पीड रेलवे तैयार करनी है, नए कोई शहर बसाने हैं, बड़े बंदरगाह वगैरह बनाने हैं, या इंडस्ट्रियल पार्क्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी है, तो इन्हीं बैंकों के जरिए बड़े पैमाने पर पैसा उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह चीन ने अपने बैंकों को सिर्फ लोन देने वाली संस्था नहीं बनाया है, बल्कि उन्हें देश की ग्रोथ मशीन बना दिया है। इसे आसान भाषा में समझें तो जब किसी देश में नई फैक्ट्रियां लगती हैं, कंपनियां तेजी से बढ़ती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते हैं, तो इन सभी कामों के लिए बड़े पैमाने पर पैसे की जरूरत होती है। अगर बैंक आसानी से कंपनियों और सरकार को पैसा उपलब्ध कराते हैं, तो इकॉनमी तेजी से आगे बढ़ती है। चीन ने इसी मॉडल पर काम किया है। उसने अपने बैंकों के जरिए इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को बड़े स्तर पर फाइनेंस किया, और धीरे धीरे उसके बैंक दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में शामिल हो गए। चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर भी उसके बैंकिंग सेक्टर की ताकत का एक बड़ा कारण है। आज चीन दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स में से एक बन चुका है। मोबाइल फोन ले लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, मशीनरी हो गई, सोलर पैनल, ऑटो पार्ट्स और कई दूसरी चीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन चीन में होता है। इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लगातार कैपिटल यानी पैसे की जरूरत होती है, और यह पैसा चीन के बैंक उसे उपलब्ध कराते हैं। जब कंपनियों को आसानी से फाइनेंस मिलता है तो उनका विस्तार होता है और बैंक का कारोबार भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी बहुत जरूरी है, वो ये कि बड़ा बैंक होना और सबसे ज्यादा ताकतवर बैंक होना हमेशा एक जैसा नहीं होता है। चीन के बैंक साइज यानी आकार में दुनिया में सबसे आगे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और ग्लोबल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस के मामले में अमेरिका अब भी काफी मजबूत है। अमेरिका के जेपी मॉर्गन चेस, गोल्डमैन सैच और मॉर्गन स्टैनली जैसे बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और ग्लोबल फाइनेंस में दुनिया के सबसे प्रभावशाली संस्थानों में गिने जाते हैं। यानी चीन के बैंक बैलेंस शीट के मामले में बड़े हैं, लेकिन देखा जाए अमेरिका के कंपैरिजन में, तो अमेरिका के बैंक प्रॉफिट और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के मामले में
आज भी काफ़ी मजबूत है। अब सवाल यह है कि चीन इतने बड़े बैंक क्यों बनाना चाहता है? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे सिर्फ बिजनेस ग्रोथ नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति चीन की है जो काम कर रही है। चीन चाहता है कि उसकी करेंसी यानी युआन, उसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस बढ़ जाए, डॉलर जैसा हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी भूमिका मजबूत हो जाए। आज पूरी दुनिया में डॉलर का दबदबा दिखाई देता है और अमेरिका की फाइनेंशियल पावर काफी हद तक उसके बैंकिंग सिस्टम और डॉलर की मजबूती से आती है। चीन चाहता है कि आने वाले समय में युआन भी एक बड़ी ग्लोबल करेंसी बन जाए, डॉलर की तरह बराबरी में हो या ऊपर सरपास कर जाए उसे, और इसके लिए उसे मजबूत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। इसी वजह से चीन अपने बड़े बैंकों का इस्तेमाल सिर्फ घरेलू इकॉनमी के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों में भी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करना चाहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर ट्रेड फाइनेंस और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के जरिए चीन अपनी फाइनेंशियल रीच को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अपने तो पड़ोस में ही देख लीजिए आप, चीन बहुत जगह पैसा बांटता फिरता है, ये इसी काम में आ रहा है इनका पैसा। यानी बड़े बैंक चीन के लिए सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाने का साधन भी है। लेकिन हर बड़ी ताकत के साथ कुछ जोखिम भी तो जुड़े होते हैं। चीन के बैंकिंग सिस्टम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ता हुआ डेट और बैड लोन्स। जब बैंक बहुत तेजी से लोन बांटते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट सफल ही हो जाए। चीन में पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज्यादा कर्ज दिया गया है। अब जब प्रॉपर्टी मार्केट दबाव में आ गया है तो कुछ लोगों ने ये सवाल उठाए कि क्या इसका असर चीन के बैंकों पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता, क्या है, पड़ा है। रियल एस्टेट का हाल बीते दिनों में देखने को मिला है। इसलिए किसी भी बैंक की असली ताकत सिर्फ उसके साइज से नहीं, बल्कि उसकी असेट क्वालिटी और स्टेबिलिटी से तय होती है। अब चलिए, चीन और अमेरिका की बात तो बहुत हुई। अगर भारत की हम बात करें तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। बड़ा सा नाम आता है हमारा। भारत के बैंकिंग सेक्टर ने भी पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार किया है, लेकिन ग्लोबल बैंकिंग रैंकिंग्स में अभी चीन और अमेरिका से हम बहुत पीछे हैं। अगर आप टॉप 100 बैंकों की बात करें ना, मतलब टॉप 10 की बात नहीं कर रहा हूं, टॉप 100 बैंकों की बात करें तो भारत के सिर्फ 2 बैंक इस लिस्ट में आते हैं, वो भी बहुत नीचे के पायदान पे है, जिसमें एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है HDFC बैंक। ये दोनों भी 2025 की ग्लोबल असेट रैंकिंग में टॉप 100 में जगह बना पाए थे। और जानते हैं, भारत के पूरे बैंकिंग सेक्टर के कुल असेट लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के हैं, यानी चीन और अमेरिका से काफी पीछे हैं हम। ICBC जो इनका बैंक है, अकेला बैंक ही है जो भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम के कुल असेट से भी करीब 2.5 गुना बड़ा है। ऐसे में अगर भारत को फाइनेंशियल सुपर पावर बनना है ना, तो सिर्फ GDP ग्रोथ काफी नहीं होगी। भारत को बड़े ग्लोबल बैंक्स, मजबूत कॉर्पोरेट लैंडिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इनोवेशन और इंटरनेशनल एक्सपेंशन की भी जरूरत होगी, क्योंकि इतिहास बताता है कि जिन देशों के पास मजबूत बैंकिंग सिस्टम होता है, उन्हीं की तूती बोलती है, उन्हीं की इकॉनमी भी लंबे समय तक मजबूत रहती है। बैंक किसी देश की ग्रोथ को गति देने वाले इंजन की तरह काम करते हैं। चीन ने यही मॉडल अपनाकर अपने बैंकों को दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में शामिल कर दिया था। आने वाले वर्षों में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या चीन अपने बैंकिंग डोमिनेंस को बनाए रख पाता है या अमेरिका अपनी फाइनेंशियल ताकत के दम पर बढ़त बना लेता है, और भारत इस फाइनेंशियल रेस में कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन का बैंकिंग सिस्टम इतना ताकतवर है कि आने वाले टाइम में अमेरिका के फाइनेंशियल पावर को चुनौती दे पाए, उनके बैंकिंग सिस्टम को चुनौती दे पाए, उससे आगे निकल पाए? आगे तो निकल गया है, लेकिन कुछ मामलों में, सब मामलों में नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।